हेलो। और मैं अमित अमरीश फ्रॉम द एस्पिरेशन। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही ये करंट इशू के ऊपर। हालांकि उसका अपना एक वो पॉलिटिकल डायमेंशन भी है, लेकिन हम लोग उसके पॉलिटिकल डायमेंशन के ऊपर हम लोग ये बात नहीं करेंगे, वो कभी और चर्चा होगी। यानी यानी मुद्दे का जो ये टेक्निकल पहलू है उसके बारे में हम लोग ये चर्चा करेंगे। आप लोगों को ये जानकारी में होगी कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद ये डिस्ट्रिक्ट में कुछ वहाँ पे ऐसी ये घटनाएं हुई हैं जो कि एक कॉमनल नेचर की है, और आपको इस बात से इनकार ये नहीं किया जा सकता। और वहाँ पे वो सब जो सारी घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के राजनीतिक तौर पे भी ये बहुत सारा ये बवाल ये मचा, और ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर बहुत सारे आक्षेप को लगाए गए। हालांकि उन आक्षेपों की बात यानी कि इस आपको ये वीडियो में अभी ये नहीं है। हम लोग ये बात करेंगे कि अभी ये 3-4 दिन ये पहले ही वेस्ट बंगाल के जो ये गवर्नर हैं उनका नाम है ये सीवी आनंद बोस। तो सीवी आनंद बोस ने ये केंद्र सरकार को अपनी एक रिपोर्ट ये सौंपी है, स्पेशल रिपोर्ट सौंपी है वहाँ की ये घटनाओं के बारे में। और उस स्पेशल रिपोर्ट में उन्होंने मुख्यतः ये 3 यानी कि रिकमेंडेशंस उन्होंने ये की हैं। तो हम लोग सबसे पहले उन सारे यानी रिकमेंडेशंस की ये बात करेंगे कि उनकी ये संस्तुतियाँ क्या हैं, उसका यानी कि ये टेक्निकल ये पहलू क्या है, और वो सब सारी जो ये संस्तुतियाँ हैं यानी कि जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी यानी कि फिजिबिलिटी क्या है, मतलब ये किस हद तक उसको ये लागू ये किया जा सकता है और लागू किए जाने की ये संभावना है कि नहीं है। तो उसका जो ये टेक्निकल पहलू है उसके बारे में हम लोग ये बात ये करेंगे आज के वीडियो में। उनका ये पहला रिकमेंडेशन ये है कि उन्होंने इस चीज़ को रेकमेंड किया है यानी कि ये प्रेसिडेंट को अपने स्पेशल रिपोर्ट में कि वेस्ट बंगाल के मामले में एक ओवर आर्किंग यानी कि लेजिस्लेशन को ये आपको यानी कि पार्लियामेंट आपको इनेक्ट करे। इसका ये मतलब हुआ कि स्टेट लिस्ट के ये सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि सामान्य तौर पे हम लोग जानते हैं कि स्टेट लिस्ट का अगर कोई भी ये सब्जेक्ट है तो उस ये विषय के ऊपर ये कानून बनाने की शक्ति जो है और उन कानूनों के ऊपर जो यानी कि एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को लाई करती है। यानी कि इसका ये सामान्य अर्थों में ये अर्थ हुआ कि स्टेट लिस्ट का अगर कोई सब्जेक्ट है तो उस ये सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने की जो यानी कि ये संवैधानिक जो पावर है जो शक्ति है वो सामान्य तौर पे उस राज्य की जो विधायिका है यानी कि वहाँ का जो ये विधानमंडल है उसके पास है। और जब कानून ये बन जाता है तो उस कानून को ये लागू करने की जो शक्ति होती है ये वहाँ के कार्यपालिका को होती है यानी कि राज्य आपको ये सरकारों की होती है। तो पहला रिकमेंडेशन उनका ये है कि वहाँ के मामले में यानी कि वेस्ट बंगाल के मामले में एक ओवर आर्किंग ये लेजिस्लेशन को ये बनाया जाए यानी कि ये कानून बनाया जाए। तो इसका ये सामान्य अर्थ में ये अर्थ हुआ कि किसी स्टेट लिस्ट के ये सब्जेक्ट के ऊपर, और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर यानी कि ये कानून और व्यवस्था ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और आपको ये कानून और व्यवस्था इस ये सब्जेक्ट के ऊपर जो कानून बनाने की जिम्मेवारी या उन कानूनों के अनुपालन करने की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो आपको यानी कि गवर्नर साहब का ये रिकमेंडेशन है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि आपको यानी कि स्टेट में यानी कि वेस्ट बंगाल में यानी कि एक ऐसा ये लेजिस्लेशन ये बनाया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि जो ये केंद्रीय विधायिका है उसके द्वारा
यानी कि राज्य का जो पावर है उसको सुपरसीड करते हुए और किसी राज्य के यानी स्टेट लिस्ट के ये सब्जेक्ट के ऊपर ये कानून बनाया जाए। किसके द्वारा? ये पार्लियामेंट के द्वारा। और उस कानून का अनुपालन जो है वो ये केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी। अब सामान्य परिस्थितियों में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति होती है कि हमारे यहाँ हमारे ये संविधान के द्वारा जो डिवीजन ऑफ ये पावर्स हैं ये आपको ये किए गए और सेपरेशन ऑफ ये पावर भी है। इसका ये मतलब हुआ कि ये किस ये सब्जेक्ट के ऊपर या किस विषय वस्तु के ऊपर केंद्र सरकार ये कानून बना सकती है या उसका एग्जीक्यूटिव पावर ये लाई करता है, ये स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही। यानी कि यूनियन लिस्ट के किसी भी ये सब्जेक्ट के ऊपर ये केंद्र सरकार की आधिकारिकता होती है, उसका ये ज्यूरिडिक्शन होता है। लेकिन यानी कि राज्य लिस्ट की यानी स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर जो आधिकारिकता है ये कानून बनाने की या उस कानून को लागू करने का जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये स्टेट के पास ये लाई करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ही इन शक्तियों को डिवाइड किया है। लेकिन हमारे संविधान में ये भी ये व्यवस्था है, हालांकि वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन इस चीज की ये व्यवस्था ये की गई है अंडर द ये प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ये 249 यानी अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि अगर यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस के किसी ये सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई कानून यानी कि पार्लियामेंट बनाना चाहे, यानी कि एक केंद्रीय विधायिका अगर ये बनानी चाहे तो वो ये बना सकती है। लेकिन उसके लिए आवश्यक शर्त ये होगी कि उस कानून से संबंधित जो प्रस्ताव है ये पहले ये राज्यसभा में वो पास होना चाहिए, उससे संबंधित ये प्रस्ताव, और ये यानी कि 2/3 मेजोरिटी से वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। यानी कि ऐसा ये कोई भी कानून जो कि यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस में या नेशनल इंटरेस्ट में और ये राज्य सूची के किसी ये विषय के ऊपर अगर वो पार्लियामेंट ये कानून ये बनाना चाहती है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि उस कानून को ये बनाने से संबंधित जो यानी कि प्रस्ताव है वो पहले वो राज्यसभा में वो प्रस्तुत किया जाएगा और ये राज्यसभा से ये 2/3 ये मेजोरिटी से अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है और फिर ये लोकसभा से अगर वो ये पास हो जाएगा तो फिर वैसी स्थिति में किसी स्टेट लिस्ट के ये सब्जेक्ट के ऊपर भी यानी पार्लियामेंट ये कानून बनाने में ये सक्षम हो जाती है। लेकिन ऐसे ये कानून जो है वो कानून के ये बनने के दिन से लेकर के 1 साल तक ये प्रभावी होते हैं और 1 साल के बाद भी अगर उस कानून को अगर ये लागू अगर ये करना है तो फिर से ये राज्यसभा में वो प्रस्ताव ये पास ये करवाना होगा। तो ये प्रावधान तो है यानी आर्टिकल ये 249 के तहत, लेकिन ये सब जो ये प्रावधान है ये प्रावधान ये नॉर्मल ये सर्कमस्टांसेस में ऐसे ये प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करने की अपेक्षा ये नहीं की जाती है। जब कोई मामला बहुत ही आउट ऑफ ये कंट्रोल चला जाता है और जहाँ पे ये लगता है कि राष्ट्रीय हित में किसी स्टेट लिस्ट के यानी कि ये सब्जेक्ट के ऊपर ओवर आर्किंग ये लेजिस्लेशन को अगर ये बनाने की ज़रूरत अगर पड़ती है तो पार्लियामेंट या केंद्रीय सरकार ऐसा स्टेप ये ले सकती है। तो पहला जो रिकमेंडेशन है आपका यानी कि गवर्नर साहब का वो यही है कि पार्लियामेंट जो है वो एक ओवर आर्किंग वो लेजिस्लेशन को बनाए जिससे कि उस राज्य की यानी कि वेस्ट बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे जो स्थिति है उस स्थिति को रिस्टोर करने के लिए जो यानी कि जो
आपको अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी एक केंद्रीय सरकार के पास या जा सके। यानी कि दूसरे रूप में इसका ये अर्थ हुआ कि एक कानून और व्यवस्था को रिस्टोर करने के लिए वो पावर जो है वो केंद्र सरकार अपने हाथों में वो ले ले। एक उनका ये दूसरा रिकमेंडेशन ये था, यानी कि गवर्नर साहब का, कि वहाँ पे यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हुई या आक्षेप लगे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि उन लोगों ने पक्षपातपूर्ण आपको यानी कि रवैया अपनाया है, या उन लोगों ने ये प्रोफेशनली वहाँ पे ये कार्य नहीं किया है। तो दूसरा उनका रिकमेंडेशन ये था कि एक ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन की स्थापना की जाए। ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1952 ये एक कानून है। उस कानून के तहत एक ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन का वहाँ पे ये गठन हो, जो कि वहाँ के ये सरकारी अधिकारियों के द्वारा या अन्य किसी भी संबंधित ये पक्ष के द्वारा वहाँ पे यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से संबंधित या उसमें ये लापरवाही ये बरतने में अगर किसी भी प्रकार का ओमिशन या कमीशन यानी कि उनके द्वारा अगर जो कुछ भी ये किया गया है तो उन सारे चीज़ों की इंक्वायरी ये की जा सके। तो दूसरा उनका रिकमेंडेशन ये था। और तीसरा रिकमेंडेशन उनका ये था, यानी वहाँ के राज्यपाल का, कि जो भी ये वल्नरेबल एरियाज हैं, यानी कि वैसे एरियाज उस स्टेट में जहाँ पर की हिंसा होने की ये ज़्यादा संभावना है, तो वहाँ पे ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आउटपोस्ट जो है वो स्थापित ये किए जाए। यानी कि दूसरे रूप में हम लोग जानते हैं कि यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पैरामिलिट्री फोर्स है, तो उनका ये डिप्लॉयमेंट हो वहाँ पे। अब हम लोगों को ये तकनीकी नज़रिए से, हमने ये शुरू में भी बोला था कि राजनीतिक के चश्मे से हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन ये नहीं कर रहे हैं। अगर ये तकनीकी नज़रिए से देखा जाए तो इन तीनों ही रिकमेंडेशंस के इम्प्लीकेशंस ये क्या हो सकते हैं अगर इनको लागू किया जाए तो एक तो बात होगी कि अगर किसी स्टेट लिस्ट के ये सब्जेक्ट के ऊपर अगर यानी ओवर आर्किंग जो लेजिस्लेशन है अगर वो पार्लियामेंट बना रही है, यानी कि दूसरे रूप में स्टेट के किसी ये पावर के ऊपर अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसका यानी कि अधिग्रहण कर रही है या उसको वो ये टेक ओवर कर रही है, तो हमारे देश के अंदर ये सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है, जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है, उसमें एक प्रकार का स्ट्रेन आएगा। यानी कि ये केंद्र और ये राज्यों के बीच यानी कि ये दूरी ये बढ़ेगी, जो कि एक कोऑपरेटिव ये फेडरलिज्म की जो भावना है, जो कि हमारे ये संविधान में इसकी ये परिकल्पना की गई है कि सहकारी ये संघवाद, कोऑपरेटिव ये फेडरलिज्म उस यानी कि भावना के ये विपरीत होगा। लेकिन ये दूसरे यानी कि रूप में ये देखा जाए तो राज्यों की ये जिम्मेवारी भी बनती है कि चूंकि ये लॉ एंड ऑर्डर उनका यानी कि सब्जेक्ट है, तो यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो ठीक ढंग से वो काम करती रहे, इसके मामले में उन लोगों को ये सतर्क रहने की ज़रूरत है और एफिशिएंटली और विदाउट ये फियर एंड फेवर उन लोगों को यानी स्टेट गवर्नमेंट और उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम करने की ये ज़रूरत है। तो इसमें यानी इतना बड़ा ये डिसीजन लेना ये शायद थोड़ी अतिरंजना होगी और ऐसा यानी कि ये किया जाना शायद ये समीचीन नहीं है। दूसरा, ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन का गठन ये किया जा सकता है, लेकिन इस भी मामले में स्थिति ये होनी चाहिए कि राज्य सरकारों के ऊपर हमें ये भरोसा करना होगा और जो भी ये राज्य सरकारें हैं उनको भी अपने स्तर पे ये राजधर्म को निभाना पड़ेगा। और वैसे ये कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या पुलिस के लोग जिनके के मामले में अगर वो लोग ये किसी प्रकार से ऐसी हिंसा को ये प्रश्रय देने में या जो लोगों के ये सेंटिमेंट्स हैं उसको ये यानी कि उभारने में या उनको जहाँ पे ये कार्यवाही की ज़रूरत थी अगर वहाँ पे उन लोगों ने ये कार्य नहीं किया है,
या लोगों की भावनाओं को उभारने में अगर किसी प्रकार का सहयोग उन लोगों ने किया है तो वैसे यानी अधिकारियों के प्रति एक कार्यवाही जो है ये होनी चाहिए। और ज़्यादा उचित यही होगा कि राज्य सरकारें अपने ही स्तर पे इन कार्यवाही को आपको यानी कि सुनिश्चित करें। और तीसरा, यानी कि अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है या उसको ऐसा लगता है कि वैसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पर कि एंटी नेशनल फोर्सेस जो है वो ज़्यादा यानी कि अगर वो ये काम वो कर रही हैं या उनके यानी कि ज़्यादा एक्टिव होने की संभावना है, तो वैसे एरियाज में निश्चित रूप से उनके आउटपोस्ट को ये बनाया जा सकता है। लेकिन ये निर्देश होना चाहिए कि जो भी ये बीएसएफ के जो लोग हैं या जो भी यानी कि आपको अर्धसैनिक यानी कि बलों के हमारे जो यानी कि पर्सनल हैं वो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मिल कर के और यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करते हुए और वो लोग एक वो कोऑर्डिनेशन में काम करें जिससे कि वहाँ की स्थिति को ये कंट्रोल में ये लाया जा सके। हालांकि उनका जो रिकमेंडेशन है यानी कि गवर्नर साहब का, तो उन्होंने यानी कि ऐसा कुछ रिकमेंडेशन ये नहीं किया है कि आर्टिकल ये 356 यानी कि ये धारा ये 356 को वहाँ पे ये लागू ये किया जाए, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली उनका रिकमेंडेशन ये नहीं है। लेकिन आर्टिकल 356 का उनके रिपोर्ट में मेंशन ये किया गया है, लेकिन वो रिकमेंडेशन के तौर पे वो नहीं किया गया है, क्योंकि मतलब एक स्कोप ये छोड़ा गया है कि जिससे कि यानी कि राज्य सरकारें जो है वो यानी कि वो सजग हो सके, वहाँ की राज्य सरकार, और सतर्क हो सके और संवेदनशीलता पूर्वक वो वहाँ पे वो कार्य करे, जिससे कि ये यानी कि वहाँ पे यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन किया जा सके और लोगों के मन में ये कानून के शासन के प्रति ये कॉन्फिडेंस को ये लाया जा सके। क्योंकि यानी कि ये केंद्र सरकारों के द्वारा अगर ये बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस अगर होने लगेगा आपको ये राज्य सरकारों के ये क्रियाकलाप में, या बार बार अगर ये केंद्र सरकार अगर ये राज्य सरकारों को अगर ये डिस्टर्ब अगर वो करने लगेंगी, चाहे वो किसी भी कारण से, तो वैसी स्थिति में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं से वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। तो ये राज्य सरकारों को उनके ये मोराल को ऊंचा उठाने की जरूरत है, उनको ये संसाधनों को यानी कि उनको ये देने की जरूरत है। इंटेलिजेंस जो इनपुट्स हैं ये उनके साथ ये साझा करने की जरूरत है। और ये राज्य सरकारों को ये ज़्यादा ये साधन संपन्न यानी कि बनाने की जरूरत है, टेक्निकली भी और प्रोफेशनली भी, जिससे कि ऐसे यानी कि ऐसे अगर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं किसी राज्य में तो उसको ये समय रहते ये कंटेन ये किया जा सके। और हर एक इंसिडेंट को राजनीतिक ये चश्मे से ही ये देखने की जरूरत नहीं है। राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो संवैधानिक ये व्यवस्था काम कर रही है वो संवैधानिक ये व्यवस्था संविधान के प्रावधानों के अनुरूप और संविधान के जो सेंटिमेंट्स हैं उसके अनुरूप हमारी ये शासन और प्रशासन की व्यवस्था का ये संचालन होता रहे, ये हम सभी लोगों की, और खास करके वैसे लोग या वैसे इंस्टीट्यूशंस या वैसी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल या डिग्निटरीज जिनको की ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि ये सब चीज़ें ये संविधान सम्मत होती रहें, तो उन लोगों की और भी ज़्यादा ये जिम्मेवारी ये बढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में एक और यानी कि ये टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत ये धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।